आज का हमारा टॉपिक है बिल्कुल एक नया टॉपिक, बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक। टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम। व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इकोसिस्टम होता क्या है, और दूसरी बात हम लोग इसमें ये जानेंगे कि आखिर इकोसिस्टम जैसा कुछ चीज़ है तो उसका कंपोनेंट क्या है, यानी कि इकोसिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। यही हमारा आज का टॉपिक है। शुरू करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके अंदर आपको अलग अलग टर्म के बारे में जानने को भी मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला लिखा गया इकोसिस्टम का डेफिनेशन ही इसमें लिखा गया, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे ब्रैकेट में हमने यहाँ पे लिखा है प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सन, वाटर, क्लाइमेट एटसेट्रा विच इंटरैक्ट विथ ईच अदर। यानी कि इकोसिस्टम का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे आजू बाजू में जो भी चीज़ आपको लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये सब का सब ना आपस में एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। यानी कि भैया कुछ तुम हमको दो, हम कुछ तुमको देंगे, इस प्रकार का रिलेशन है। और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको डाउट हो गया होगा कि सर इन्वायरमेंट का डेफिनेशन भी कुछ इसी प्रकार का था, इकोसिस्टम का भी डेफिनेशन हमारा कुछ इसी प्रकार का है, क्या दोनों में कुछ फर्क है? हाँ, दोनों में बिल्कुल फर्क है। समझिए, इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है आपको, वो सब का सब किसका हिस्सा कहलाएगा? इन्वायरमेंट का हिस्सा कहलाएगा। लेकिन इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पे हो गया कि आसपास आपको जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दिख रहे हैं, वो सब एक दूसरे से रिलेशनशिप बना के रखते हैं कि भैया तुम हमको कुछ दो, हम तुमको कुछ देंगे। आगे इसका एग्जांपल आपको देंगे ना तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे पास इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, तो और आपको समझ में आएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में डिफरेंस आप ये समझिए। इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके आसपास जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो आपका इन्वायरमेंट का हिस्सा है, बस। यानी कि सबको एक साथ मिला के हम क्या कह देंगे? इन्वायरमेंट, एक सिंपल सा टर्म कह देंगे। लेकिन इकोसिस्टम का मतलब है कि आपके आसपास जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब एक दूसरे से आपस में रिलेशनशिप बना के रखते हैं, गिव एंड टेक वाला। कुछ हमको तुम दो, हम कुछ तुमको देंगे, ठीक है। इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें हमारे लिविंग थिंग्स भी आ जाएंगे और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाएंगे। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब हमारा लिविंग है। उसी प्रकार सन, वाटर, क्लाइमेट, ये हमारा नॉन लिविंग है। तो ये सब आपस में एक प्रकार का रिलेशनशिप रखते हैं, संबंध बना के रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर गार्डन्स, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स एंड क्रॉप फील्ड। ये सब का सब आपका इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। और इकोसिस्टम का सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना किसी को किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। जैसे एग्जाम्पल अभी आपको बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ना आप इसको समझिए, जैसे गार्डन है, तो गार्डन में आपको मालूम है गार्डन में अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट रहते हैं, अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो उनको ना जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए, हवा, पानी, खाना पीना, जो भी चाहिए, तो उसको गार्डन से बाहर नहीं जाना पड़ता है। यानी कि उसको सबका सब चीज़ गार्डन में ही मिल जाता है। इट मीन्स गार्डन हमारा एक इकोसिस्टम है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा फॉरेस्ट, जंगलों में जो जानवर रहते हैं या फिर जंगलों में जो पक्षी रहते हैं, उनको किसी भी प्रकार के चीज़ों के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता जंगल से, इसीलिए फॉरेस्ट भी हमारा एक इकोसिस्टम है। तो बेसिकली इकोसिस्टम का मतलब हम आपको एक लाइन में ये कहना चाहें तो इकोसिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत है तो आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं पे एक दूसरे से सब मांग चांग के काम चला लेते हैं और अपना जीवन स्पेंड करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। उसी प्रकार से पॉन्ड, अच्छा यहाँ पे बताइए, पॉन्ड में या फिर लैक में, तालाब में हो गया, फिर से झरना, लेक में, झरने में, इन सभी चीज़ों में हमारे मछली रहते हैं। तो मछली को जो चीज़ चाहिए तो क्या वो ज़मीन पे आते हैं क्या उस चीज़ को पूरा करने के लिए? नहीं। इसका मतलब उसको पानी में सब चीज़ मिल जा रहा है। तो पानी भी, यानी कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया, ये सब का सब अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम का मतलब एक ऐसा सराउंडिंग, एक ऐसा माहौल जहाँ पे आपको जिस चीज़ का ज़रूरत है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही फ़र्क है हमारा इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड भी हमारा एक इकोसिस्टम है, क्योंकि क्रॉप फील्ड में भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनको जो चीज़ चाहिए उसको उसी में मिल जाता है। तो ये भी हमारा एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दो प्रकार के हमारे पास इकोसिस्टम होते हैं। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा हमारा है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम को हम लोग
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहते हैं। दोनों नाम से जानते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल लीजिएगा। अब नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्या है, चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं। नाम से मालूम चल रहा है बिल्कुल। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए, दोज इकोसिस्टम्स विच आर मेड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। वैसा इकोसिस्टम, वैसा सराउंडिंग जो कि नेचुरली बना है, उस प्रकार के सराउंडिंग को, उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लैक्स, ये सब का सब हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे जो भी कीड़े मकोड़े या फिर जो भी जानवर रहेंगे, जानवर मतलब मछली उछली जो भी रहेंगे, वो बेसिकली नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और इसको जो भी चीज़ चाहिए इसको वहीं पे मिल जा रहा है, बाहर इसको जाना नहीं पड़ता है। तो ये हमारा नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। तो दोज इकोसिस्टम्स विच आर मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो वैसा इकोसिस्टम जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाए, यानी कि इंसान के द्वारा बनाया जाए, उस प्रकार के सिस्टम को, यानी कि उस प्रकार के सराउंडिंग को हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसका एग्जांपल देखिए, आप ज़्यादा कर पाएंगे। एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स आर गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड। ये भी हमारा एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल है। जैसे गार्डन, क्रॉप फील्ड, ये कौन लगाता है, ह्यूमन बीइंग लगाता है। इसमें जो भी हमारे कीड़े मकोड़े या फिर जो भी जानवर रहेंगे उसको किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, इसको उसी सराउंडिंग में मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात बताइए, क्या हम लोग भी एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि हम इंसान को जो चीज़ जीने के लिए चाहिए वो पृथ्वी पे मिल जा रहा है, बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। इट मीन्स हम ह्यूमन बीइंग भी अपने एक इकोसिस्टम में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, एक्वेरियम। एक्वेरियम जहाँ पे हम लोग अपने घरों में मछली पालते हैं ना, छोटा सा शीशा जैसा होता है, बताइए वो कैसा एग्जाम्पल है, नेचुरल इकोसिस्टम या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम? ह्यूमन मेड, क्योंकि एक्वेरियम तो हमने खुद बनाया, यानी कि शीशा वाला स्ट्रक्चर हमने बनाया, उसके अंदर पानी हमने डाला, लाइटिंग किया हमने, और मछली हमने खुद जाके उसमें डाला, तब जाके वो मछली उसमें रह पा रहा है, और उसको जो हम भोजन दे रहे हैं वो हम खुद दे रहे हैं। इट मीन्स एक्वेरियम भी हमारा एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा, वो ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए इकोसिस्टम को। उस एक्वेरियम में जो मछली रहता है उसको किसी प्रकार के ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या एक्वेरियम से बाहर निकलना पड़ता है क्या? नहीं। उसको भोजन चाहिए हम दे देते हैं, हवा चाहिए वो खुद ले लेता है, पानी चाहिए पानी में तो वो खुद है। इट मीन्स ये हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल था इकोसिस्टम को समझने का। तो इकोसिस्टम का सिंपल सा मतलब आप ये समझिएगा, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सराउंडिंग, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो लिविंग थिंग्स रह रहा है उसको किसी भी चीज़ के पूर्ति के लिए बाहर निकलना नहीं पड़ता है। उस प्रकार के सिस्टम को, उस प्रकार के सराउंडिंग को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। और दो प्रकार का हमारा होता है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन मेड, यानी कि आर्टिफिशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टॉपिक पे यदि आप ध्यान से गौर करेंगे ना, लिखा हुआ था इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम क्या होता है ये तो हम जान चुके हैं। अब इकोसिस्टम का कंपोनेंट क्या है, यानी कि इकोसिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, all the ecosystems are made up of two main components, biotic components and abiotic components। इस दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम है, हालांकि दो ही प्रकार के इकोसिस्टम है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ये दो ही कंपोनेंट से मिलके बने हुए हैं। पहला कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट है अबायोटिक कंपोनेंट। ओके, चलिए बायोटिक कंपोनेंट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी हमारे इकोसिस्टम है वो दो ही चीज़ से मिलकर बना हुआ है, या तो बायोटिक कंपोनेंट से या तो अबायोटिक कंपोनेंट से। अब सवाल है कि सर ये बायोटिक कंपोनेंट क्या है और अबायोटिक कंपोनेंट क्या है, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। पहले बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब भी मैं आपको बोलूँ बायोटिक कंपोनेंट, आप समझ लीजिएगा ये बात कर रहा है लिविंग थिंग्स का। तो ऑब्वियस सी बात है, एक इकोसिस्टम में दोनों चीज़ का होना जरूरी है, लिविंग थिंग्स का भी और नॉन लिविंग थिंग्स का भी। तो इकोसिस्टम में जो हमारा लिविंग थिंग्स है उसी को हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। एग्जांपल पूछे तो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब का सब आपका बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। अबायोटिक कंपोनेंट में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे इसका उल्टा नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे
अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक सन, वाटर, क्लाइमेट एक्सेट्रा। तो अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, और किसी भी इकोसिस्टम में दोनों चीज का होना बहुत ही जरूरी है, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी, ये हर एक इकोसिस्टम के लिए कंपलसरी है। तो अब यहाँ पे आपको ये भी मालूम चल गया कि इकोसिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और इकोसिस्टम का दो मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है। पहला कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग थिंग्स, और दूसरा कंपोनेंट हमारा अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ा जाए तो इसमें लिखा गया है ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे ना आपके बुक में ऑर्गेनिजम्स को तीन अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, तीन अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिजम्स को। किस बेसिस पे मालूम है? इस बेसिस पे कि आखिर वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से अपने सब्सटेंस को प्राप्त करता है, मतलब कि खाने पीने का चीज वो कहाँ से प्राप्त करता है। इस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को तीन अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। वो कौन कौन सा तीन कैटेगरी है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला आपका प्रोड्यूसर है, दूसरा आपका कंज्यूमर है, और तीसरा आपका डिकम्पोजर है। इसके बारे में देख लेते हैं कि करके। पहला प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर नाम से मालूम चल रहा है, प्रोड्यूसर हमारे वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे लिविंग बींग्स होते हैं जो कि अपना भोजन अपने से बनाते हैं। नाम से मालूम चल रहा है प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन क्या प्रोड्यूस करेगा? भोजन जो अपना खुद से प्रोड्यूस करे उसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर का सिंपल सा मतलब हो गया वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन अपने से बनाए, उसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्या आ सकता है प्रोड्यूसर का? एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स आर ऑल द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स का मतलब जितने आसपास आपके आजू बाजू में प्लांट दिख रहे हैं वो सबका सब आपका प्रोड्यूसर है। एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर प्रोड्यूसर। ब्लू ग्रीन एल्गे बेसिकली आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो वो भी आपका एक प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल है। तो प्रोड्यूसर का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि जो अपना भोजन अपने से बनाए उसी को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका सारा प्लांट आ जाएगा और आपका ब्लू ग्रीन एल्गे ये भी आपका आ जाएगा। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गे हमारा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में डालते हैं। आगे हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर। कंज्यूमर हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना भोजन अपने से तो नहीं बनाएगा, लेकिन जो भोजन प्रोड्यूसर ने बनाया था उस भोजन को ये कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि कंज्यूमर वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं, तो फिर ये भोजन किसका इस्तेमाल करते हैं? उसका भोजन इस्तेमाल करेगा जो प्रोड्यूसर खुद अपना बना के रखेगा। मतलब कि प्रोड्यूसर जो अपने लिए भोजन बनाता है उस भोजन को कंज्यूमर इस्तेमाल कर लेता है, और कंज्यूमर में हम लोग भी आते हैं, है ना। जैसे हम लोगों को मन किया आम खाने का, पपीता खाने का, संतरा खाने का, तो कहाँ से खाते हैं? पेड़ पौधों से खाते हैं। तो पेड़ पौधों ने अपना भोजन अपने लिए बनाया, लेकिन हम लोग उसको खा रहे हैं। इट मीन्स हम लोग किस में आएंगे? कंज्यूमर में आएंगे। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है, कंज्यूमर डिपेंड होता है किस पे? प्रोड्यूसर, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर्स आर ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, एनिमल्स में हम लोग भी, यानी कि हम लोग हो गए हैं, फिर से हमारा एनिमल हो गया, हाथी, घोड़ा, भेड़, बकरी, ये सब जो है सब का सब हमारा कंज्यूमर है, क्योंकि ये सभी के सभी अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं, बल्कि ये सब प्लांट के ऊपर डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं। और थर्ड हमारा इसमें डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे बैक्टीरिया, इस सब के बारे में, जो कि डिकम्पोज करता है किसी भी चीज को। डिकम्पोज करने का मतलब क्या समझते हैं आप? डिकम्पोज करने का मतलब है किसी भी चीज को सड़ा गला देना, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि डिकम्पोजर हमारे वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मरे हुए चीजों को, सड़े हुए चीजों को, गले हुए चीजों को पूरी तरीके से खा लेता है, नष्ट कर देता है उसको। इस प्रकार के चीजों को हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। और डिकम्पोजर में हमारे एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंगी। यानी कि बैक्टीरिया और फंगी जो है ये सबका सब हमारा डिकम्पोजर है। इसका मतलब यहाँ पे ना आप ऐसे, अच्छा इसका ना एग्जाम्पल बताते हैं आपको, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। जंगल में ना जब शेर शिकार करता है, एक्चुअली शेर का फेवरेट शिकार क्या है? हिरन।
यानी कि जंगलों में जब शेर हिरण को मारता है ना, तो शेर का आदत ये होता है कि वो किसी भी जानवर को मार के पूरा नहीं खाता है, आधा खाता है वो और आधा छोड़ देता है। यानी कि शेर का ये नेचर होता है कि वो किसी भी जानवर को मारेगा ना, वो कंप्लीटली नहीं खाता है, उसका नेचर है शेर का। तो वो आधा खाया, आधा छोड़ दिया, और आधा छोड़ा जो आधा वो कौन खाएगा? दूसरा जानवर खाता है। तो वो जो खा लिया, जो बच गया ना, उसको आप खुद कुछ दिन के बाद देखेंगे जंगल में वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। इसका मतलब है कि उस मरे हुए जानवर पे जो बच गया खा के, उस पर किसने हमला किया? डिकम्पोजर ने, यानी कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, इन सभी ने हमला किया और उन सभी ने खाया, और खाते खाते वो पूरा आपका गायब हो गया। ठीक है, तो डिकम्पोजर हमारा वो ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि ये भी अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है, ये भी डिपेंड होता है किस पे? डेड रिमेन पे, मतलब कि जो मरा हुआ है उस पर ये डिपेंड होता है। तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजर। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म हमारा 3 अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। इस कैटेगरी में हमने मतलब इसको हमने इसलिए बांटा है क्योंकि ये अलग अलग तरीके से अपना भोजन ऑब्टेन करता है। जैसे प्रोड्यूसर अपना भोजन अपने से बनाएगा, कंज्यूमर अपना भोजन नहीं बनाता अपने से, बल्कि वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहता है। डिकम्पोजर भी अपना भोजन अपने से नहीं बनाता, लेकिन ये डिपेंड किस पे रहेगा? डेड चीज़ों पे, यानी कि मरे हुए चीज़ों पे, सड़े हुए चीज़ों पे, गले हुए चीज़ों पे ये डिपेंड रहता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिज्म का 3 अलग अलग कैटेगरी हो गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना एक और नया टॉपिक जिसका नाम है फूड चेन्स एंड वेव्स। इसके लिए आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे पास डायग्राम है। तो हम लोग इसको अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।